नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद कैडी में आपका स्वागत है। मैं हूं कैडी पटेल। आज आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ दोस्तों, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। जियोग्राफी का, इंडियन जियोग्राफी का अपने टॉपिक चल रहे थे दोस्तों। इससे पहले अपने उत्तरी पर्वतीय जो भाग था भारत के भौगोलिक भाग का, उनका पढ़ा था। और आज दूसरा भाग है, वो है उत्तर का विशाल मैदान या उत्तरी मैदानी प्रदेश। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत की जो जियोग्राफी है उसके अंदर जो क्वेश्चन बनते हैं, इनसे क्वेश्चन हर बार बनता है, इसलिए ये पढ़ने सब जरूरी है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने इंक्लूड की है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों कि उत्तरी भारत का विशाल मैदान दूसरा है। इससे पहले अपने 2-3 वीडियो देखे थे, पढ़े थे, उसमें से आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उनको एक बार जरूर देखें, उसके बाद में इसको देखें तो बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं उत्तरी भारत का मैदान। ये दोस्तों उत्तरी भारत का मैदान है। ये आप मैप में देख रहे हैं, आपको दिख रहा है जो उत्तरी भारत का मैदान, ये लगभग चिन्हित कर रखा है मैंने। ये जो डॉट डॉट लाल लाल से कर रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको आराम से मैप से देखें, अलग अलग भाग है एक, इसको आराम से मैंने जूम आउट कर रखा है, जूम इन कर दिया। अब इनको देखें आप आराम से। तो ये उत्तरी भारत का मैदान है जो ये आपको दिख रहा है, ये जो दिख रहा है। तो दोस्तों इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो इसकी क्या है, जो उत्तरी भारत के जो मैदान है, जो यहाँ से लेकर के पश्चिम से, जो पाकिस्तान से लेकर के उधर इधर नागालैंड तक, इसकी जो लंबाई है वो है 2400 किलोमीटर। टोटल 3500 से भी अधिक है, लेकिन 3200 से लगभग ऊपर है। लेकिन भारत के अंदर है वो है, इसकी जो मैदानों की लंबाई है वो है 2400 किलोमीटर उत्तरी मैदानी प्रदेश की। और इसकी जो चौड़ाई है, यहाँ से पश्चिम के अंदर इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, वो है 500 किलोमीटर। और जो पूर्व में ये चौड़ाई है, ये है 100 किलोमीटर। दोस्तों ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि लगभग इसकी लंबाई कितनी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। हिमालय की इससे ज़्यादा है। इसके बाद में इसके जो छोटे छोटे पॉइंट हैं, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं बार बार और पूछने के चांस रहते हैं, उनको देखते हैं। तो ये उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, जो अपने पहला भाग बताया था, उसके दक्षिण के अंदर है। और दक्षिणी पठारी प्रदेश है, उसके उत्तर के अंदर, ये मध्य में स्थित। ये उत्तर पर्वतीय प्रदेश और दक्षिणी पठारी प्रदेश के बीच में जो स्थित है ये मैदान है, जलोढ़ मैदान है, ये उत्तरी मैदानी प्रदेश कहलाता है। दोस्तों यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये कैसे मैदान है। तो ये एक तो नवीनतम मैदान है, और इस यहाँ पर उत्पादन, जो उत्पादकता है अच्छी है, नवीनतम भूमि है, इसलिए एग्जाम में कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इनको अपन अच्छे से गहराई से पढ़ेंगे। इसका जो निर्माण हुआ था, हिमालय से आने वाली नदियाँ, जो हिमालय से आती है दक्षिण की तरफ नदियाँ, और प्रायद्वीपीय पठार से आने वाली जो उत्तर की ओर नदियाँ बहती है, इनके नदियों के द्वारा जो अवसाद लाए गए उसके जमाव से इसका निर्माण हुआ है। तो दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना है कि किसके वजह से इसका निर्माण हुआ है। तो उत्तर से आने वाली हिमालय से नदियाँ और दक्षिण जो प्रायद्वीपीय भारत से आने वाली नदियाँ उत्तर की ओर बहती है, उसके अवसादों के जमाव से इसका निर्माण हुआ है। भूगर्भिक दृष्टि से ये भारत का सबसे नवीनतम भौतिक प्रदेश है। दोस्तों 4-5 भाग है, उनमें से सबसे नवीनतम भाग है, इसलिए ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से सभी भौतिक प्रदेशों के नाम दे दिए जाएंगे, उसमें सबसे नवीनतम कौन सा है, तो उत्तरी मैदानी प्रदेश। इस भौतिक प्रदेश का विकास उद्भव हिमालय की उत्पत्ति के बाद प्लेस्टोसीन या व होलोसीन, इसे सत्युतक युग भी कहा जाता है, इसके अंदर इसका निर्माण या विकास हुआ था। दोस्तों मेरे इस वीडियो का उद्देश्य है कि इस टॉपिक से संबंधित जो भी आपको फैक्ट या भी है, वो एक साथ एक जगह कम समय में आपको उपलब्ध कराना। इससे आप नोट्स बनाते रहेंगे तो आपके बहुत ही अच्छे नोट्स बनेंगे, और रिवीजन नोट्स बनाने के बाद वापस रिवीजन करें तो आपको बहुत ही याद रहेगा। और मैं कोशिश करूँगा कि आपको मेरी तरफ से 100% देने का। फिर भी आप और भी कोई बुक्स पढ़ोगे तो आपको इससे ज़्यादा मिलने वाला नहीं है। तो दोस्तों इसको एक अच्छा सा तैयार कर ले तो आपकी अच्छी ज्योग्राफी तैयार हो जाएगी। दोस्तों ये जो मैदान है, उत्तरी मैदानी भाग जो है, ये सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदियाँ के बेसिन में स्थित है, इसलिए इसको सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों का मैदान भी कहा जाता है। दोस्तों इसको भी हम विस्तार से पढ़ेंगे, धीरे धीरे इसको अलग अलग भागों में पढ़ेंगे। जो गंगा के मैदान में क्या क्या है, सिंधु नदी के मैदान में क्या है, ब्रह्मपुत्र नदियों की जहाँ चलती है वहाँ पर क्या है, तो उसको भी अलग पढ़ेंगे, वो स्थिति के आधार पर पढ़ेंगे। ये मैदान लगभग आधा उत्तर प्रदेश में, इसका जो भाग है, आधा भाग तो उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर पड़ता है, तथा आधा भाग अन्य राज्य जो राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है, बिहार है,
पश्चिम बंगाल है, असम में, इनमें आता है। तो दोस्तों जो ये लगभग जो उत्तरी मैदानी भाग है ये अधिकतर किस राज्य के अंदर है? तो यूपी के अंदर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बाकी कौन कौन से राज्यों में फैला हुआ है? तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, बिहार व पश्चिम बंगाल, असम के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों इसकी इंपॉर्टेंट बात यहाँ से स्टार्ट होती है, एग्जाम में यहाँ से कई बार क्वेश्चन आते हैं, लगभग एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उत्तरी मैदानी प्रदेश को निम्न भागों में बांटा गया है। दोस्तों इनको अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो पहला भाग है और एक दूसरा और है, वो है स्थिति के आधार पर। पहला है संगठन, संरचना व ढाल के आधार पर, और दूसरा कौन सा है? स्थिति के आधार पर या अवस्थिति के आधार पर। तो पहला अपन आज पढ़ेंगे, दूसरा अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसलिए ज़्यादा दौड़ भाग करने से कोई फायदा नहीं। अच्छा करो, बेस्ट करो, कम करो लेकिन बेस्ट करो। तो आज पहला पार्ट पढ़ेंगे उत्तरी मैदानी प्रदेश का, जो है संगठन या संरचना व ढाल के आधार पर। दोस्तों संरचना या संगठन के आधार पर चार भागों में बांटा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चारों भाग एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन कौन सा है? पहला है बाबर, दूसरा है तराई, तीसरा है बागर और चौथा है खादर। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा भाग कहाँ अवस्थित रहता है, कौन से भाग का निर्माण कैसे होता है, कौन सा भाग किस दिशा में है, या फिर उसकी विशेषता पूछी जाती है या परिभाषा पूछी जाती है। तो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पुट अप होता है। दोस्तों ये आपको दिख रहा है हिमालय क्षेत्र बनाया हुआ है, मैंने प्रयास किया आपको एक छाया चित्र के रूप में, तो यही आप हिमालय मानेंगे। और इससे जो नदियाँ आती है वो अपने अवसाद निक्षेपित करके यहाँ लेके आ जाती है मैदानी तरफ। और जो ये नदियों या पहाड़ों के या पर्वतों के जो तलहटी के अंदर पर्वत पदी क्षेत्र में जो कंकड़ पत्थर बड़े बड़े नदियों के साथ अवसाद के रूप में आते हैं, और उसके इस पर्वत के किनारे, पहाड़ों के किनारे, हिमालय के किनारे इन पर्वतों को यहीं पर नदियां लेके आ जाती है। तो ये क्षेत्र है जो बड़े बड़े पत्थरों के रूप में, कंकड़ पत्थरों के रूप में है, जो बाबर कहलाता है। इसके बाद में जो इसके दक्षिण के अंदर क्षेत्र है वो है तराई। उसके बाद में नदियां आगे चलती है। दोस्तों यहाँ पर नदियां इस बड़े बड़े कंकड़ों के नीचे चलती है, दिखाई नहीं देती है, लुप्त हो जाती है। उसके बाद में तराई क्षेत्र में प्रवेश करती है। ये एक हरा भरा घास टाइप, मैदान टाइप क्षेत्र आ जाता है, जो नदियाँ वापस पुनः जागृत होती है। यहाँ पर दृश्य होती है, नदियाँ दृश्य देखने को मिलती है वापस। यहाँ पर क्या होता है कि इन कंकड़ पत्थरों के नीचे बहती है, इसलिए दिखाई नहीं देती है। उसके बाद में दोस्तों तराई क्षेत्र के बाद में ये आपको दिख रहा है, ये क्षेत्र, ये मैदान है। इसके बाद ये नदी है जो ब्लैक ब्लैक दिख रही है आपको, ये वाली, ये नदी क्षेत्र है। ये नदी है नदी घाटी। इसके जो नदी के किनारे ये नदियाँ चल रही है, इसके किनारे जस्ट जो नदियों का उफान आता है बाढ़ के दौरान, तो ये क्षेत्र खादर कहलाता है। और इससे थोड़ा दूर जो बांगर कहलाता है। खादर क्षेत्र उपजाऊ है, दलदली क्षेत्र है। दोस्तों इसको एक एक को अपन गहराई से पढ़ेंगे। अब पहला पढ़ते हैं बाबर। बाबर प्रदेश है जो नदियों द्वारा पर्वतों की तलहटी, पर्वत के पदिभाग जो हिमालय बनाता है अपन ने, उसके ये हिमालय है। इसके जो यहाँ पर बड़े बड़े कंकड़ इकट्ठे हो गए थे, पर्वतों व तलहटी के बड़े अवसादों को जमा कर देती है। इसके पास में जो जमा कर देती है बड़े बड़े अवसादों को, और अदर्शी रूप में इन अवसादों के नीचे बहती है। नदियाँ यहाँ पर बहती है, अपन को दिखाई नहीं देती है लेकिन यहाँ बहती है। तो जैसे यहाँ से ये नदी आई और इसके नीचे बड़े बड़े कंकड़ पत्थरों के नीचे बहती है। अब ऊपर से यहाँ से देखने पर नहीं दिखती है, ये बड़े बड़े कंकड़ दिखते हैं दूर से। तो यहाँ पर नदियाँ छिप जाती है, जिसे गुम्फित नदी भी कहते हैं। तो दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि बाबर की परिभाषा क्या है। तो नदियों या पर्वतों की नदियों द्वारा, नदियों को जो पर्वतों की तलहटी पर बड़े अवसादों को जमा कर देती है और अर्धदेशीय रूप में उसमें नदियाँ अवसादों के नीचे बहती है, उसे बाबर कहा जाता है। और नदियाँ ऐसे एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुम्फित नदियाँ कौन से क्षेत्र में बहती है। तो गुम्फित नदियाँ, गुम्फित का मतलब है गुप्त रूप से, तो वो होती है बाबर प्रदेश के अंदर बहती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। जहां नदियां अपने मार्ग
में अवसादों कंकड़ पत्थर को निक्षेपित करती है तथा ऐसे मैदानी क्षेत्र एक 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में विस्तृत होते हैं। इन मैदानों को भाबर कहा जाता है। दोस्तों इसका आप फोटो देख सकते हैं, ये क्षेत्र है जो भाबर है। ये नदियाँ बह रही है, थोड़ी बहुत दिख रही है, लेकिन इन पत्थरों के नीचे बड़े बड़े ये पत्थर है, बड़े बड़े पत्थर होंगे, वहाँ पर ये बिल्कुल ही पानी नहीं दिखाई देगा, आपको पत्थर ही दिखाई देंगे। तो ये भाबर क्षेत्र है, इसको अच्छी तरह देख सकते हैं। ये नदियाँ इधर पहाड़ों से आ रही है और ये बह रही है। यहाँ बड़े बड़े दूर से देखने पर पत्थर ही दिख रहे हैं और कुछ नहीं दिख रहा है, तो ये भाबर क्षेत्र कहलाता है। दोस्तों भाबर क्षेत्र को आप दिमाग में रख सकते हैं आराम से, ये फोटो देख करके। अगला दोस्तों है कि भारत में ये मैदान हिमालय के तलहटी में पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तृत हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तृत हैं। भाबर क्षेत्र में कृषि संभव नहीं है। दोस्तों यार बड़े बड़े कंकड़ पत्थर हैं, यहाँ पर कृषि संभव नहीं है। आप इस फोटो को देख सकते हैं, आपको अपने आप अनुभव होगा यहाँ पर क्या परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सकती है, या आप कृषि नहीं कर सकते, ये आपको साफ साफ दिख रहा है। इस क्षेत्र में लंबे जड़ों वाले पेड़ पाए जाते हैं, जिसकी रूट ज़्यादा लंबी है, वो पेड़ यहाँ पर सक्सेस है, वो पेड़ यहाँ पर उगते हैं, वो यहाँ पनपते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इनकी विशेषता क्या है कि इस क्षेत्र में कृषि संभव नहीं है और जिसकी जड़ें लंबी है वो पेड़ पौधे यहाँ पाए जाते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से क्षेत्र में कृषि संभव नहीं है, तो वो है भाबर क्षेत्र के अंदर। आप इसको आसानी से देख सकते हैं, आपको ये अनुभव करके खुद देख सकते हैं कि ये भाबर क्षेत्र कैसा है। अगला दोस्तों है तराई क्षेत्र। दूसरा कौन सा है? तराई क्षेत्र। दोस्तों एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये भाबर प्रदेश के दक्षिण में, भाबर प्रदेश के दक्षिण में, ये एग्जाम में ध्यान रखना, ये दक्षिण शब्द ध्यान रखना। भाबर प्रदेश के दक्षिण में कौन से हैं? तराई क्षेत्र है। एक पट्टी 15 से 30 किलोमीटर चौड़ी के रूप में मैदानी क्षेत्र जहां नदी पुनः सतह पर प्रकट होती है, जिसे तराई प्रदेश कहते हैं। दोस्तों ये एक मैदानी क्षेत्र है जहां पर भाबर क्षेत्र में नदी बहती हुई, गुप्त नदी बहती हुई जैसे ही तराई क्षेत्र के अंदर आती है तो वो वापस अपन को दिखाई देती है, प्रकट होने के जैसी सतह पर आ जाती है, क्योंकि वहाँ पर एक समतल मैदान है, इसी कारण से अपन को वापस पुनः दिखाई देती है। तो इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तराई क्षेत्र कहा जाता है। इन प्रदेशों मैदानों में कंकड़ पत्थर, रेत व चिकनी मिट्टी का जमा होता है, इसलिए यहाँ दलदली परिस्थितियाँ पाई जाती हैं। दोस्तों ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से क्षेत्र जो है वो दलदली क्षेत्र या दलदली परिस्थितियाँ पाई जाती है, तो वो है तराई क्षेत्र, जिसके कारण सघन वनस्पतियों का विकास होता है। ये क्षेत्र घने जंगलों से घिरा रहता है। दोस्तों ये क्षेत्र घने जंगलों से, जो जिम कार्बेट नेशनल पार्क है वो इन्हीं क्षेत्रों के अंदर है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सघन वनस्पति कौन से क्षेत्र में है, तो वो है तराई क्षेत्र में। तराई क्षेत्र में कैसी वनस्पति? सघन वनस्पतियां घने जंगल के रूप में घिरी रहती है, तो वो है तराई क्षेत्र। इन क्षेत्रों में जिम कार्बेट नेशनल पार्क और काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है। कौन से क्षेत्र में? तराई क्षेत्र के अंदर। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जिम कार्बेट नेशनल पार्क कौन से भाग में स्थित है? तराई भाबर कौन सी स्थिति के अंदर है? तो वह तराई क्षेत्र के अंदर। जिम कार्बेट नेशनल पार्क ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? असम के अंदर। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये मैदान गेहूं, चावल, गन्ने आदि कृषि के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में ये कृषि होती है। मुख्यतः ये तराई मैदान उत्तराखंड में पाए जाते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, उत्तराखंड के अंदर तराई मैदान, उत्तर प्रदेश के अंदर भाबर, क्योंकि उत्तर प्रदेश जहाँ ये ब्रह्मपुत्र, ये गंगा, ये नदियाँ इनका क्षेत्र आता है, वहाँ पर अपना उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल ज़्यादा आता है, इसी कारण। अगला दोस्तों है बांगर। बांगर को या बांगड़ को एक ही बात है, नदियों द्वारा निर्मित पुराने जलोढ़ मैदान। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, पुराने जलोढ़ मैदान, जिसे बांगर कहते हैं। पुराने जलोढ़ मैदान को क्या कहा जाता है? बांगर। नवीन को खादर। ये एग्जाम में जरूर ध्यान रखें। दोस्तों आप देख सकते हैं ये नदी है, ये नदी बह रही है, इसके जो जस्ट किनारे पर कौन सा क्षेत्र है? खादर। उसके बाद में और दूर जाने पर कौन सा है? बांगर। इसको आप फोटो में भी देख सकते हैं, आपको अच्छा समझ में आएगा। यहाँ पर आप देखें कि ये जो नदी है, ये नदी घाटी है, ये नदी बह रही है और इसके जो नजदीक में ये क्षेत्र है खादर।
ये है नवीन जलोढ़ मैदान, जो नदियों के उफान द्वारा बनाए जाते हैं। और इसके जो और दूर जाते हैं, जो पुरानी जलोढ़ मैदान है, वो है बांगड़। ये ध्यान रखना है आपको, ये बांगड़ है और ये वाला खादर है। जो नदियों के किनारे जस्ट है वो है खादर, दूर है वो है बांगड़। तो दोस्तों ध्यान रखना है आपको, एग्जाम में घुमा फिरा के कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन आप इन चीज़ों को ध्यान रखें। आपको इसमें कीवर्ड याद रखना है, पुराने जलोढ़ मैदान, जिसे बांगड़ कहा जाता है। नदी के बाढ़ के मैदानों के दोनों तरफ ये नदी है, इसमें ज़्यादा पानी आने से उफान होता है। जहाँ खादर क्षेत्र में बाढ़ आती है, इनके दोनों तरफ, यहाँ पर बाढ़ का पानी पहुँचता है कभी कभी, उसके दोनों तरफ, अब इससे जो इधर है और इससे इधर है, ये क्षेत्र है वो बांगड़ क्षेत्र कहलाता है। दोनों तरफ पाए जाते हैं ये। सामान्यतः ये सीढ़ी नुमा होते हैं। आपने ऐसे ऐसे कई देखे होंगे खेत, तो ये सीढ़ी नुमा वो है बांगड़ क्षेत्र। यहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है। बाढ़ का पानी यहाँ तक बहुत मुश्किल से पहुँच पाता है, कहाँ तक? खादर तक। उसके बाद में जो ये क्षेत्र है वो है बांगड़। तो दोस्तों ध्यान रखना है आपको कि पुराने जलोढ़ मैदान, ये नदियों के बाढ़ मैदानों के दोनों तरफ है, सीढ़ी नुमा है, और यहाँ पानी नहीं पहुँच पाता है बाढ़ का। ये आपको ध्यान रखना है। कीवर्ड हमेशा एग्जाम में ये आपको मिलेंगे, और क्वेश्चन यहीं से पुटअप होता है। इस प्रदेश में कहीं कहीं अपरदन के कारण ऊपरी भाग मुलायम मिट्टी हट जाती है, जिसके कारण कंकड़ युक्त मृदा दिखाई देती है। जो अपरदन होता है मृदा का, उसके बाद में इसके ऊपर जो मुलायम मिट्टी है, चिकनी मिट्टी, वो हट जाती है, और उसके नीचे दबे हुए कंकड़ युक्त पत्थर है, मृदा, वो दिखाई देती है, जिसे भूड कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है एग्जाम में, भूड किसे कहते हैं? तो मृदा के अपरदन के कारण उसके नीचे दबे हुए मुलायम, जो ऊपर चिकनी मिट्टी है वो मुलायम मिट्टी हट जाती है, जिसके नीचे कंकड़ युक्त मृदा दिखाई देती है, थोड़े कंकड़ के रूप में दिखाई देगी, उसे भूड कहते हैं। अगला दोस्तों है कि इन बागों में अत्यधिक सिंचाई के कारण मृदा नमकीन हो जाती है, जिसे रेहया कलर कहा जाता है। रेहया कलर किस क्षेत्र में? तो बांगड़ क्षेत्र में। ये मैदान भारत के मुख्यतः यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये बांगड़ क्षेत्र था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन होता है। इन चीज़ों का आप स्क्रीनशॉट या नोट्स बनाते चलें, आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। इसका क्वेश्चन आपको एग्जाम में पक्का आएगा। लास्ट है दोस्तों खादर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये है जो नवीन जलोढ़ मैदान है, यहाँ पर बाढ़ आती रहती है नदियों द्वारा, और बाढ़ से विकसित होते हैं। तो नवीन जलोढ़ मैदान जो नदियों द्वारा निर्मित हैं, जहाँ पर प्रतिवर्ष मानसून के दौरान नदी द्वारा नए जलोढ़ अवसाद जमा किए जाते हैं। मानसून के समय, जो बारिश के समय बारिश होती है, नदियों में उफान आता है, नदियों में पानी ज़्यादा आता है, उसके कारण नदियों के पास में बाढ़ की स्थिति बन जाती है, तो वो नवीन जलोढ़ के मैदान हो गए। वर्षा ऋतु के दौरान ये क्षेत्र जलमग्न हो जाते हैं। बाढ़ आएगी तो जलमग्न होंगे, और वो नवीन क्षेत्र कहलाएंगे। हर बार बाढ़ आती है, हर साल बाढ़ आती है, नवीन होते जाते हैं। न ये भी आप याद रखें कि भाई नया नया कैसे होता है, तो उस हिसाब से। और ये बहुत ही उपजाऊ है। ये भारत में सर्वाधिक कृषि उत्पादकता वाले क्षेत्र होते हैं। आपने देखा होगा खाद डालते हो, खाद किस लिए डालते हो? कि जो भूमि की मिट्टी की होती है उर्वरता बढ़ाने के लिए, उसमें उत्पादन ज़्यादा हो, इसलिए डालते हैं। तो खाद से याद रख सकते हैं नवीन भूमि, नवीन से याद रख सकते हैं कृषि उत्पादकता वाला क्षेत्र, उत्पादकता अधिक है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। ये मुख्यतः उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा क्षेत्रों में पाई जाती है। अब दोस्तों इस खादर क्षेत्र को उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर, इन राज्यों में तो इसको बोला जाता है खादर, लेकिन पंजाब में इसको, इसी क्षेत्र को बेहट कहा जाता है। पंजाब की वहाँ की भाषा में, स्थानीय भाषा में इसे बेहट कहा जाता है। और जो खादर क्षेत्र है इसे उत्तर प्रदेश और बिहार में कहा जाता है। ये भी एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि खादर क्षेत्र को, खादर प्रदेश को पंजाब में क्या कहा जाता है? तो बेहट कहा जाता है। ये आप ध्यान रखें। इन मैदानों में कहीं कहीं गर्त पाए जाते हैं। पटना में के निकट जो गर्त पाए जाते हैं, एक पटना के पास में जो निकट गर्त है, उनको जल्ला कहा जाता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। और पश्चिम बंगाल में स्थित जो गर्त हैं, उनको ताहल कहा जाता है। ये भी ध्यान रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जल्ला और ताल। पश्चिम बंगाल ताल, पटना जल्ला।
तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था और एग्जाम में क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, तो इसलिए दोस्तों इनको अच्छी तरह से या आप नोट्स बनाएं। और दोस्तों अच्छा लगा हो वीडियो तो अपने दोस्त कम से कम 3 दोस्तों को ज़रूर शेयर करना। इससे बड़ा मेरे लिए कोई प्रोत्साहन नहीं है, आपकी तरफ से कम 3 दोस्तों को शेयर जरूर कर देना। और दोस्तों लाइक कमेंट आपकी मर्जी है, आपको अच्छा लगे तो, लेकिन याद करते रहना, साथ साथ में अपने हो सके तो नोट्स बनाना, नहीं तो एक बार जरूर हाथ से लिखना, या फिर नहीं हो सके कुछ भी तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, उसका रिवीजन जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके अगले वीडियो में अपन जो इसी का पर्वतीय मैदानों का, उत्तर मैदानों का दूसरा भाग पढ़ेंगे, वो है स्थिति के आधार पर उत्तरी मैदान प्रदेश। संगठन के आधार पर अपन ने पढ़ लिए, अब स्थिति के आधार पर अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों।